नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज एक बड़ी खबर आ गई है और इस बड़ी खबर का विश्लेषण करना जरूरी था, इसलिए अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे भी ऑफिस जाना है, लेकिन मैंने सोचा कि यह खबर आप तक पहुँचा दूँ, क्योंकि आप मुमकिन है कि खाली समय में इस खबर को देखेंगे और आपको ये खबर देखनी भी चाहिए, क्योंकि यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 140 करोड़ जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए के लिए खतरे की घंटी बज गई है। मतलब मोदी सरकार जो है वो टेंशन में आ गई है। मोदी सरकार के लिए यह बहुत बड़ी बात हो गई है। आप हमारे वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं इसमें वो एक एक करके वो बताने जा रहा हूं कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से मोदी और उनकी सरकार के माथे पर चिंता की लकीर आ गई है। उनका जो चेहरा है वो मुरझा गया है। दरअसल अभी एक सर्वे आया है, लोकसभा चुनाव से पहले ठीक एक सर्वे आया है। इस सर्वे में कहा गया है कि जो वोट ऑफ परसेंटेज है एनडीए का, वो लगातार घट रहा है, बहुत तेजी से घटा है वो, जो एक बड़े खतरे की घंटी है, ऐसा कहा जा रहा है। इस सर्वे में यह कहा गया है कि जो बीजेपी का वोट ऑफ परसेंटेज है, जो पिछले चुनाव की तुलना में जो एनडीए का वोट ऑफ परसेंटेज विपक्ष की तुलना में जो 15% है, अब उसके बीच की मार्जिन जो है वो मात्र 2% रह गई है। वो डेटा मेरे पास आया है और उस डेटा के आधार पर मैं आपको विश्लेषण करूंगा कि क्या क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किन राज्यों में बीजेपी का कहाँ क्या नुकसान हो सकता है और किन राज्यों में बीजेपी को बम्पर फायदा भी हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये सारी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन पहले आप उस खतरे की घंटी के बारे में जान लीजिए कि क्या है वो खतरे की घंटी। दरअसल क्या है कि एक अनुमान लगाया गया, एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी को 2024 में 296 से 236 सीटें मिल सकती हैं, और एनडीए को मतलब इंडिया को मिल सकती है, और इंडिया को आईएनडीआईए को 160 से 190 सीटें मिलने के अनुमान हैं। अगर आप 2019 की बात करें तो एनडीए को 353 सीटें 353 सीटें मिली थी, जिसमें 300 सीटें सिर्फ बीजेपी की थी। और अगर आप यूपीए की बात करें तो उसे मात्र 91 सीटें मिली थी, जबकि अन्य पार्टी को 98 सीटें मिली थी, 98 सीट्स मिली थी। अब जरा अंक उस तालिका को देख लेते हैं, क्या जो सर्वे में आया क्या है। अगर एनडीए की बात करें तो उसको 42.60% वोट मिलने की संभावना है सर्वे के हिसाब से। इंडिया को यानी आईएनडीआईए को, जो विपक्ष की पार्टियां हैं, उनको 40.20% वोट मिलने की संभावना है। वाईएसआर यानी जगनमोहन रेड्डी की जो पार्टी है उसको 2.67 मिलेगा, और जो बीआरएस है यानी केसीआर की जो पार्टी है उसको 1.15 मिलने की संभावना है। बीजू जनता दल को 1.75 मिलने की संभावना है, और अन्य के खाते में 11.63% वोट जाएगा, ऐसा सर्वे बता रहा है। अब सोचिए कितनी बड़ी खतरे की घंटी है बीजेपी के लिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी के नेताओं का चेहरा तो मुरझाएगा ही, एनडीए का भी चेहरा मुरझा गया है इस वक्त। लेकिन हम जरा आगे और विश्लेषण करते हैं कि अगर आप इस रिपोर्ट को माने तो अगर आप देखें तो 2019 में एनडीए को 45% वोट मिले थे, जिसमें अकेले 37% वोट जो है वो बीजेपी को मिला था, जबकि कांग्रेस को महज 19% वोट मिले थे। और यूपीए का वोट शेयर था, यूपीए में जो अलग अलग पार्टियां थी उनका वोट शेयर जो था वो 30% था। यानी इन दोनों पार्टियों में 15% वोट का बड़ा मार्जिन था, जो अब घट के 2% रह गया है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता है कि ये बीजेपी के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अब जरा चुनाव से पहले हो सकता है कि अभी टाइम 8 महीने का है या फेरबदल हो सकता है, लेकिन मौजूदा जो हालात है उसके मुताबिक क्या है कि यह बीजेपी के लिए और खासकर जो अन्य पार्टियां जो जुड़ी हैं वो एक बार सकते में आ गए कि क्या अगर इतनी सीटें आती हैं तो फिर बीजेपी की तीसरी बार सरकार कैसे बनेगी। हालांकि विपक्ष में भी लगातार बिखराव आ रहा है, लेकिन इस बिखराव के बावजूद भी जो यह परसेंटेज ऑफ वोट जो बढ़ा है वो वाकई एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। आप इन दिनों देखेंगे कि कांग्रेस जो है वो सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव हो गई है, मेन मीडिया स्ट्रीम से वो कट गई है। उसके ना प्रवक्ता कहीं जाते हैं बोलने के लिए, ना वो अपना बयान भी मेन मीडिया में नहीं देते हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से सोशल मीडिया में वो नैरेटिव इसको नहीं कहेंगे, इसको प्रोपेगेंडा कहेंगे, जिस तरह जो प्रोपेगेंडा फैला रही है, शायद उसी का बड़ा नतीजा है कि वोट ऑफ परसेंटेज में अभी बदलाव, बड़ा मार्जिन दिख रहा है। हो सकता है कि चुनाव के समय, चूंकि 8 महीना चुनाव में, हो सकता है कि यह परसेंटेज ऑफ वोट बदल जाए, क्योंकि मोदी को करिश्माई नेता कहा जाता है। और जाहिर सी बात है कि मोदी किसी भी चुनाव कैंपेन को बहुत सीरियसली लेते हैं, चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या मोदी का करिश्मा वाकई काम करेगा। हालांकि मोदी रणनीति बनाने में माहिर है,
वो एक पार्षद के चुनाव को भी उतने ही सीरियसली लेते हैं जितना एक सांसद के चुनाव को सीरियसली लेते हैं। वन बाय वन जरा एक बार और आपको थोड़ा सा विस्तार में बताता हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो मेरे पास सूत्रों के हिसाब से खबर है, राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच 4% वोट का अंतर माना जा रहा है, जो कि एक बड़ा अंतर होता है विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में लिहाजा ये इसकी बड़ी संभावना है कि कांग्रेस जो है राजस्थान में दोबारा सरकार बना सकती है। बीजेपी की संभावना कम होते जा रही है। हालांकि अभी भी चुनाव में वहां समय है, लिहाजा बीजेपी अपनी रणनीति पे काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से गहलोत सरकार सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहना रही है और जिस तरह से चिरंजीवी योजना उसकी सफल हुई है, उसने लोगों के दिमाग में यह पैठ बैठा दिया है कि मौजूदा कांग्रेस सरकार जनता की सरकार है और जनता के लिए सोच रही है। अब अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कमजोर दिख रही है, लेकिन वहां चूंकि आदिवासी बहुल एरिया है और आदिवासी बहुल एरिया जो है वो कांग्रेस का कोर वोटर रहा है, लिहाजा छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी हो सकता है कि वहां सरकार बनाने में उतनी आसानी से सरकार ना बना पाए, लेकिन कांग्रेस उसको दमदार फाइट दे रही है। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं और उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप समझिए कि लोग ये कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है चेहरे को देखकर। 2003 से वहां लगातार बीजेपी की सरकार है और बीजेपी वहां लगातार सरकारी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में एक अच्छी छवि बनाई हुई है। इस छवि के बारे में अगर बात करें तो अभी हाल ही में जो शिवराज सिंह चौहान का लाडली योजना है, लाडली बहन जो योजना है, वो खासा पॉपुलर है। वो 23 साल से 60 साल की उम्र की महिलाओं को वो 1000 रुपया अकाउंट में डायरेक्ट भेजते हैं। लिहाजा इस योजना के जरिए वो एक दमदार सीट जो है वो प्राप्त करेगी मध्य प्रदेश में, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और शिवराज सिंह चौहान के बारे में लोग कहते हैं कि उनकी छवि बहुत अच्छी है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को लोग बहुत अच्छा नहीं मानते, इनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर जनता ये मान ले कि चेहरा उबाऊ हो गया है तो मुमकिन है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। अगर हम बाकी जगह बात करें, बिहार की बात करें तो वहां भी बीजेपी के लिए रास्ते बहुत आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी ने चिराग पासवान को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है, सम्राट चौधरी को भी अध्यक्ष बनाया है, तो लिहाजा वहां भी ओबीसी और बाकी अदर कास्ट के वोट को जातीय ध्रुवीकरण के आधार पर वहां एकीकरण करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी की कोशिश है। और आप देखिए लगातार अमित शाह जो हैं वो लगातार एमपी का दौरा कर रहे हैं, तो यह माना जा रहा है कि बीजेपी का पूरा फोकस एमपी, बिहार, राजस्थान पर ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में तो खैर है ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बड़ा बिखराव हो रहा है। समाजवादी पार्टी बिखर गई है, मायावती अलग ही चुनाव लड़ रही है, उन्होंने भी अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो लिहाजा समाजवादी पार्टी में भी एक बड़ा बिखराव देखा जा रहा है। शालिनी यादव समाजवादी पार्टी छोड़ चुकी है, बनारस से यादव वोट में सेंध लग गया है। जयंत चौधरी जाट वोटों के माहिर माने जाते हैं, गुट माने जाते हैं, एक तरह से बपौती है उनकी, लेकिन वो भी समाजवादी पार्टी के साथ जाना नहीं चाह रहे हैं। तो लिहाजा जाट वोट भी जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी के पास से खिसक जाएगा और यह इंडिया के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, कैसे इसको पार पाए वो। और इन सब मामलों में बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है, लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना साख बना रही है। और यूपी में योगी की साख तो बहुत बड़ी साख है, क्योंकि यूपी में कहा जाता है कि अगर यूपी में अगर इस समय शांति और कानून व्यवस्था जो कायम है वो योगी की वजह से है। और योगी ने इसका एग्जाम्पल भी दिया है। कई जो खलनायक थे उत्तर प्रदेश के, जो माफिया थे, उनके खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की है वो वाकई जो है वो बीजेपी को एक कमबैक कराने में, लोकसभा चुनाव में कमबैक क्या, एक मतलब 80 में से अगर बीजेपी को यहाँ 75 से 77 सीटें भी आते हैं तो कोई यह अतिशयोक्ति नहीं होगी या कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जिस तरह से बीजेपी और योगी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं वो दिल्ली का रास्ता तय करती हैं। इधर कांग्रेस लगातार स्वयं के बल पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अलका लांबा जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने कल ही बहुत बड़ा बयान दे दिया कि लोकसभा के 7 सीटों पर दिल्ली में कांग्रेस जो है वो अकेले लड़ेगी, उसकी रणनीति बननी, उसके नेता हर सीट पे जाएंगे। तो लिहाजा विपक्ष का जो अभी वोट ऑफ परसेंटेज है वो दिखने सर्वे में दिख रहा है, लेकिन आने वाले 2-4 महीने में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और यह बदलाव जो है मुमकिन है कि बीजेपी के लिए एक संजीवनी की तरह काम करे। काम के मामले में, विकास के मामले में, योजनाओं के मामले में बीजेपी किसी भी सरकार से कम नहीं है, लेकिन यह योजनाएं लोगों तक कितनी पहुंच रही है या कितना कारगर है यह देखना बेहद जरूरी होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट कीजिए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल में आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं, यह बेहद जरूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं बता दूं कि जो विपक्ष में जो सबसे बड़े संयोजक
जिन्होंने विपक्ष को एकजुट किया, नीतीश कुमार, उनका संयोजक बनने का सपना लगभग टूट गया है। वो दिल्ली आ रहे हैं, आंख दिखाने के बहाने कांग्रेस के आला कमान नेताओं से मिल रहे हैं, लेकिन यह मटन भात की राजनीति राहुल की और दिल्ली में आकर आंख दिखाने की नीतीश की राजनीति पब्लिक समझ गई है। लिहाजा अभी वेट एंड वॉच करने की बात है। हम लगातार आपको अपने खबरों से अपडेट कराते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, आपको पल पल की खबर अपडेट कराएंगे। सो आप हमारे साथ बने रहिए और फिर आपसे अनुग्रह है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।